हमारे भी रिश्ते हैं बहन जी से, बहन जी है ना, हम कह रहे हैं हमारी बड़ी बहन है। खुदा मुफ्ती अब्दुल्ला परिवार उन्होंने अपने बेटियों को दे दिया, तो हम सड़क पे ईवीएम को हटाने की हम मांग करें। भतीजा कह रहे हैं ऐसी बुआ कहाँ मिलेगी जो अब 2024 फतेह और उसको करने के लिए बहन जी ने ये स्टेप उठाया है। और बहन जी ने 2 राज्य अपने पास रखे हैं और बहन जी अपना पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में कर पाएंगी, जिसमें कि 80 में से बहन जी ने 50 सीटें जीतने का टारगेट फिक्स किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। बीएसपी पार्टी की बात करी जाए तो जिस तरीके से दानिश अली को पार्टी से निकालने के बाद आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया गया है, अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2024 के लिए क्या कुछ तैयारी करके बसपा पार्टी उतर रही है, क्या कुछ नई चीजें जो हैं देखने को मिलेंगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक वो लगातार खेल रही हैं, तो आखिर आने वाले समय में क्या कुछ मास्टर प्लान रहने वाला है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीएसपी के प्रवक्ता अशोक अज्ञानी जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, हमने पहले भी चर्चा करी थी इस मुद्दे को लेकर के कि आने वाले समय में किसको उत्तराधिकारी मायावती जी बना सकती हैं, और चर्चा में आपने उस समय भी कहा था कि आकाश आनंद ही होंगे, तो क्या कुछ लग रहा है कि अगला प्लान क्या हो सकता है बसपा पार्टी का? जी देखिए, अगला प्लान 2024 फतेह और उसको करने के लिए बहन जी ने ये स्टेप उठाया है कि उनको फुल फ्लैश पावर दे दी है, उत्तराधिकारी घोषित किया है। और बहन जी ने 2 राज्य अपने पास रखे हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश जो मुख्य रूप से जहाँ पर शक्तिशाली है और ज़रूरत है बहन जी की अभी, और उत्तराखंड। और वो इसलिए रखा है क्योंकि पूरे देश में जिस तरीके से स्टेट यूनिट हैं, जब चुनाव लड़े जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव लड़ेंगे, तो वो सब बहन जी को बुलाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष सबको चाहिए, तो इसलिए उन्होंने वो सारी जिम्मेदारी आकाश आनंद जी को दे दी है। इससे उनका अनुभव भी बढ़ेगा और तमाम जितने कार्यकर्ता, जितने स्टेट कमेटी हैं, जितने हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे, उनको वो अवेलेबल भी होंगे। और बहन जी अपना पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में कर पाएंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत मुख्य रूप से बहुत अत्यंत बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि 80 में से बहन जी ने 50 सीटें जीतने का टारगेट फिक्स किया है। ये मुझे बताइए, क्या भतीजे पे भरोसा करना सही होगा इस बार, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां उन्होंने भरोसा किया, वहीं पे कहीं ना कहीं उनको मात खानी पड़ी? नहीं देखिए, मात तो नहीं खानी पड़ी। आप ये तो खैर गलत है। अभी जो 4 राज्यों में आकाश आनंद जी ने जो कैंपेन किया, जो जिम्मेदारी दी थी, उन 4 राज्यों में तकरीबन जो पुराना वोट था वो तकरीबन वो रिइंस्टेट हुआ है, और नई ऊर्जा के साथ नए कार्यकर्ता और नया युवा पार्टी के साथ जुड़ा है। 2 सीटें भी इतनी विकट परिस्थितियों के बावजूद भी, जहां धन बल ईवीएम शक्ति मीडिया सब लगा हुआ है, उसके बावजूद भी 2 सीटें राजस्थान में जीती, और तकरीबन अपना पुराना वोट तीनों राज्यों में उन्होंने किया, और बहुत 50 से ज़्यादा सीटों पे दूसरे नंबर पर पार्टी रही है। तो ये छोटा मोटा ये परफॉर्मेंस नहीं है, बड़ा परफॉर्मेंस है। और इसीलिए आकाश आनंद जी को आप भतीजा ना कहें, क्योंकि 2015 में जब 18 वर्ष के थे तभी से पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली है, और वो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे थे, और 2021 से तो बिल्कुल ज़मीन पर उतर के काम कर रहे हैं। और ये 4 राज्यों के चुनावों में तो 45 डिग्री टेम्परेचर में उन्होंने पदयात्राएं की हैं, लोगों के साथ मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, तकरीबन उन्हें पूरा होल्ड किया है पार्टी को, पूरी तरीके से चेहरा बन के सामने आए। और ये देखिए, आप भतीजा कह रहे हैं ऐसी बुआ कहाँ मिलेगी जो अपने भतीजे को वो 45 डिग्री टेम्परेचर में राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान की वहाँ पर धूल फांकने के लिए 45 डिग्री टेम्परेचर में भेजे। तो वो भाई भतीजा बात नहीं है, वो तो एक लीडर है जो लड़ना चाहता है, आना चाहता है, काम करना चाहता है, तो उसको बहन जी ने फेथ करके, विश्वास करके उत्तराधिकारी घोषित किया है। ऐसा ही मान्यवर काशीराम जी ने किया था, उन्होंने भी बड़ी सभा में बहन जी को उत्तराधिकारी बनाया था। आज बहन जी ने आज उनको अपना उत्तराधिकारी चुना, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और देखिए, ऐसे तो हमारे भी रिश्ते हैं बहन जी से, बहन जी है ना, हम कह रहे हैं हमारी बड़ी बहन है, तो हम भी तो भाई हो गए ना, तो इसलिए हम सब एक दूसरे के भाई बहन भतीजे ही तो हैं, तो इसीलिए बहुजन समाज सब आपस में एक है। बहन भाई भतीजे, आपने तमाम चीज़ों का जिक्र किया है, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या लगता है कि लगातार जिस तरीके से एक युवा चेहरा बढ़ करके आगे आ रहा है, तो आने वाले समय में क्या प्रधानमंत्री की रेस में भी ये चेहरा रहेगा? नहीं देखिए, 2024 में तो बहन जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से, जो कि पूरी शक्ति से वही चेहरा हमारा रहेगा अभी बहन जी। और ये आकाश आनंद जी एक सेनापति के रूप में लड़ेंगे, जो पूरे देश में पार्टी को लीड करेंगे, और बहन जी उत्तर प्रदेश में स्वयं अपने आप अपनी शक्ति से वो वहाँ पर रहेंगी और वहाँ पर काम करेंगी। उनका पूरा जो वजन है उन्होंने आकाश आनंद के ऊपर डाल दिया कि पूरे देश को देखो और मैं उत्तर प्रदेश में रहूँगी। तो ये 2024 तो पूरा जो
चुनाव है बहन कुमारी मायावती के नाम पर और चेहरे पे लड़ा जाएगा और आकाश आनंद सेनापति के रूप में काम करेंगे। ठीक है, आपने अभी मैंने जब आपसे सवाल किया तमाम चीज़ों को लेकर के, तो आपने जिक्र किया कि राजस्थान में 2 जो सीटें आई हैं और उससे पहले आपने कहा ईवीएम को भी एक बड़ा मुद्दा बनाया है। तो क्या जो 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, तो क्या आप इसका ईवीएम को जिम्मेदार ठहराते हैं बसपा पार्टी? देखिए, मैं नहीं ठहरा रहा हूँ, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने याचिका भी फाइल की है और तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं। और बहन कुमारी मायावती चुनाव से जस्ट पहले जब प्रचार में लगातार उनके सारे स्टेटमेंट देख लीजिए, सारी रैलियों के, उन्होंने हर रैली में ईवीएम को मुद्दा बनाया है और ईवीएम को उन्होंने पहले ही कह दिया था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ईवीएम की वजह से ये पार्टियां जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, पहले कांग्रेस भी जीतती थी, लेकिन हम ईवीएम के वजह से हम विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन हम मैदान नहीं छोड़ सकते ना, मैदान में तो रहेंगे ना, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता, नेता, वोटर सब लोग वो ना हो जाएं कि हम बहिष्कार कर दें, बाहर हो जाएं। तो ईवीएम बड़ा मुद्दा है और ईवीएम को इनको हटाना चाहिए, वैलेट से कराना चाहिए। देखिए, जो 55 कंट्रियाँ जो हमसे बहुत ज़्यादा, इसमें अमेरिका भी है, वो जो हमसे विज्ञान में बहुत ज़्यादा, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं, उन्होंने भी ईवीएम हटा करके और वहाँ बैलेट से चुनाव होता है। क्योंकि एक डेमोक्रेसी, एक सवाल है एक वोटर का, मेरा वोट जो है किसको जाए, मैं किसी को भी दूं, बीजेपी को दूं, कांग्रेस को दूं, मैं नोटा पे डालूं, मेरा वोट वहाँ जाना चाहिए जहाँ मैं डाल रहा हूँ। तो डेमोक्रेसी में सही ईमानदारी से वोट डालना बहुत ज़रूरी है और जिसको लोग पसंद कर रहे हैं वो आना चाहिए, चिटिंग से नहीं होना चाहिए, नहीं तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब है नहीं। और इसीलिए हम मांग कर रहे हैं, बहन जी बार बार मांग कर रही हैं कि आप ईवीएम हटाएं, बैलेट से कराएं, आप जीतिए, कोई बात नहीं, अगर जनता वोट देगी तो आप जीतेंगे, आपको ईवीएम हटाने में क्या दिक्कत है। तो ईवीएम बड़ा मुद्दा है और ये रहेगा, लेकिन हम डट के मुकाबला करेंगे। कब तक ये ईवीएम से बेईमानी करेंगे? अगर ये हम वोट में नहीं जीतने देंगे तो हम सड़क पे ईवीएम को हटाने की हम मांग करेंगे। ठीक है, मैं आपकी बात से ठीक है, आप सहमति रखती हूँ कि आपने जिस तरह से कहा कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पे होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर यह आरोप लगाती आई है कि परिवारवाद की राजनीति होती है, कांग्रेस जो है भाजपा पे लगाती आ रही है, लेकिन बसपा की सुप्रीमो की अगर बात की जाए, मायावती जी बहन जी ने जिस तरीके से आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया है, तो क्या यहाँ पर परिवारवाद नहीं दिख रहा? देखिए, मुझे समझ नहीं आता कि ये परिवारवाद की बात है, ये क्यों करे जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, परिवारवाद की बात होती तो जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई है, नेशनल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, या बीएसपी के किसी नेता कार्यकर्ता को सुना इस बात को सवाल उठाते हुए? ये तो हमारा निजी मैटर है ना। अगर बहन जी ने वो आकाश आनंद जी को जिम्मेदारी दी तो हमने मान लिया, उनको अपना सेनापति मान लिया। अब सवाल इस बात का, मुझे एक पार्टी बता दो पूरे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जिसमें कि परिवारवाद तो ना हो, जिसमें अपने बेटों को, अपने बच्चों को या बेटियों को दिया, खून से पैदा। आप कश्मीर में चले जाएं, महमूदा मुफ्ती, अब्दुल्ला परिवार, उन्होंने अपने बेटियों को दे दिया। आप यहाँ पर स्टालिन को देख लें तमिलनाडु में, आप शिवसेना को देख लें बाल ठाकरे जी ने, आप लालू प्रसाद जी को देख लो, आप इनको मुलायम सिंह यादव साहब को देख लो। कांग्रेस में तो पूरा ही परिवारवाद है ना। और अब बीजेपी में भी, चाहे राजनाथ सिंह के बेटे हों, चाहे अमित शाह के बेटे हों, सारे लोग आ रहे हैं ना। देखिए, परिवारवाद का मतलब मुझे समझ नहीं आता कि अगर मान लो मैं किसी पार्टी का लीडर हूं और मेरा बेटा, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे वो देश के नागरिक हैं, बड़े होकर के अगर मेरे साथ पार्टी में काम करना चाहते हैं और वो कर रहे हैं काम, जमीन पे लड़के सामने लड़ रहे हैं और वो सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, तो फिर उसमें परिवारवाद के वो डिजर्व करते हैं और वो काम कर रहे हैं, तो उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए। तो मैं इस परिवारवाद के इस इल्जाम को खारिज करता हूँ और आकाश आनंद जी को हम अपना नेता मानते हैं। ठीक है, भाजपा नेता ने संसद में, रमेश बिधूड़ी जी जो हैं, उन्होंने जो है अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए बसपा नेता दानिश अली को अपमानित किया था। उस दरमियान जो है बसपा पार्टी के भी लोग जो है दानिश अली के साथ खड़े हुए कि नहीं, उनके साथ गलत हुआ, अमर्यादित शब्द बोले गए। फिर आज क्या आन पड़ा कि बसपा पार्टी ने ही उनको अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया? देखिए, पहली बात तो ये कि वो शुरू से बसपा के सदस्य नहीं थे। ये देवेगौड़ा साहब के कर्नाटक की उनकी सिफारिश पे बहन जी ने 2019 में उनको टिकट दी थी, पार्टी में रखा था और उनको बताया था, उनको भी कहा था कि भी पार्टी की एक मर्यादा होती है, एक अनुशासन होता है, उससे आप अलग नहीं जाएंगे। और जब ये मामला हुआ था बिधूड़ी जी का, संसद में बिधूड़ी ने जब उनको अमर्यादित शब्द कहे, तो आकाश आनंद जी का ट्वीट आप देख लो और बहन जी के, उन्होंने प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा था, उन्होंने जबरदस्त तरीके से उन पर हल्ला बोला और जबरदस्त उनका बचाव किया। लेकिन दानिश अली साहब लगातार कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे थे, राहुल गांधी से, और उसके बाद लगातार उनके संपर्क में थे और जो पार्टी जिस बात को मना कर रही है उस पार्टी वो लगातार उस बात पे उस तरफ काम कर रहे हैं। तो पार्टी को अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन में जो नहीं रहेगा, चाहे सांसद हो चाहे आम कार्यकर्ता हो, किसी को भी पार्टी
किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि जहाँ चाहे परिवार हो, पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, अगर अनुशासन नहीं है तो फिर ऐसे अनुशासन आगे चल नहीं सकता। इसीलिए अनुशासन हीनता के लिए उनको पार्टी से अलग किया गया है। आखिरी सवाल लूंगी, क्या लगता है कि दानिश अली को पार्टी से निष्कासित करने के पीछे एक जनता में ये मैसेज देना था कि हम इंडिया गुट के साथ 2024 में नहीं जुड़ने वाले हैं? जी, बहन जी ने साफ कह दिया कि एनडीए इंडिया दोनों से हमारा बराबर की लड़ाई है, इन दोनों को हम किसी हालत में नहीं जाएंगे इनके साथ। और बहन जी ने कहा हम अकेले लड़ेंगे। उन्होंने विधानसभा भी चुनाव अकेले लड़ा और उन्होंने ये कहा था क्षेत्रीय दल समान विचार के अगर होंगे, जैसे जीजीपी के साथ गठबंधन किया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तो बहन जी ने कहा कि जो क्षेत्रीय दल हैं जो ना तो एनडीए के साथ हैं ना इंडिया के साथ हैं, और जो समान विचार के हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के, उनके साथ गठबंधन हो सकता है, संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन इंडिया और एनडीए गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उनके साथ किसी हालत में नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट कह दिया बहन जी ने, हम अकेले लड़ेंगे। तो जब उन्होंने मना कर दिया है तो आप बार बार क्यों राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ जा रहे हैं? तो इसलिए आप जाइए और उन्हीं के साथ काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारे साथ अशोक अज्ञानी जी जुड़े हुए थे जो साफ तौर पर ये बता रहे हैं। देखिए, अगर समझने का प्रयास किया जाए तो जिस तरीके से बसपा पार्टी ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया गया, एक तरफ आकाश आनंद युवा चेहरा है तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो परिवारवाद का भी चीजें दिख रही, लेकिन 2024 एक सबसे बड़ा एंगल है। क्या कुछ निकल करके बसपा पार्टी करने वाली है, क्योंकि ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन राज के साथ आस्था तिवारी।